हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज तो नहीं लेकिन हमारा सॉल्व्ड एग्जांपल 14.1। देखो क्या बोला है, कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव सेम लेटाइज स्ट्रक्चर। व्हाई इज सी इंसुलेटर वाइल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये तीनों के अगर आप आखिरी ऑर्बिट देखोगे तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन के लिए भी आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के लिए भी सेम है, जर्मेनियम के लिए भी सेम है। लेकिन यहां पे कार्बन इंसुलेटर की तरह ट्रीट होता है, कार्बन इंसुलेटर होता है ना। लेकिन सिलिकॉन जर्मेनियम को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह ट्रीट करवा सकते हैं। तो इन दोनों में ऐसा क्यों, मतलब ऐसा भेदभाव क्यों है? क्यों सिलिकॉन जर्मेनियम यहां पे हमारे पास सेमीकंडक्टर है जबकि कार्बन उसकी लास्ट ऑर्बिट में भी, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो 2n6, ठीक है, तो सॉरी 2n4, तो उसकी भी आखिरी ऑर्बिट जो भी है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, फिर भी हम उसको सेमीकंडक्टर नहीं बोल सकते, वो इंसुलेटर है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई किसी सेमीकंडक्टर के पीछे आप देखो, सेमीकंडक्टर, सेमी मतलब कि हाफ, जो हमें जब भी जरूरत नहीं है, मतलब कि एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तब वो इंसुलेटर का काम करे, और जब भी हम एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो वो कंडक्टिंग मटेरियल का काम करे। और कंडक्शन के लिए यहां पे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए। यहां पे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो वो उनके लिए जो यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं सिलिकॉन की बात करता हूं तो उसके लिए थर्ड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर जर्मेनियम की बात करते हैं तो उसके फोर्थ ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर उसी के सामने कार्बन की बात करूं तो उसके लिए सेकंड ऑर्बिट में यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहां पे यहीं पे गैप आ जाता है, यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि भाई यहां पे कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन फ्री होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर सोचो कि अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन को फ्री ही ना करवा पाऊं, इतनी एनर्जी दे ही ना पाऊं, तो भाई मेरे लिए वो मटेरियल सेमीकंडक्टर नहीं होगा, वो मेरे लिए मटेरियल इंसुलेटर होगा, है ना। सीधी सी बात है। तो यहां पे कहानी ये बनती है कि भाई जो सेकंड ऑर्बिट में से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको फ्री करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो यहां पे थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को आप जितना इजीली आप यहां पे रिलीव करवा सकते हो, फ्री बना सकते हो, उससे कई ज्यादा एनर्जी यहां पे सेकंड ऑर्बिट में से निकालने के लिए हमें देनी पड़ती है। इसीलिए यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन के आखिरी ऑर्बिट में से, सेकंड ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वो कार्बन जो भी है वो इंसुलेटर की तरह ट्रीट हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे सीधा सा पॉइंट बनेगा कि hence energy required to take out an electron from these atoms, मतलब कि कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ऑर्डर देख लीजिएगा, will be least for germanium followed by silicon and highest for carbon, ठीक है। तो इसीलिए हम कार्बन को यहां पे क्या बोल सकते हैं? कार्बन को इंसुलेटर बोल सकते हैं, क्योंकि उसके आखिरी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को निकालना वो थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। तो इसीलिए वो इंसुलेटर रहता है, जबकि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को उसके एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करके हम उसकी ऑर्बिट में से 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो हम उसको फ्री करवा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए वो सेमीकंडक्टर है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट कर आगे बढ़ते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो अब तक हमने जो सेमीकंडक्टर देखा था वो प्योर देखा था, लेकिन हमने वहां पे एक पॉइंट वो भी डिस्कस किया था कि अगर हमें कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं? इम्प्योरिटी को ऐड कर सकते हैं। हमारे पास दो टाइप की इम्प्योरिटी थी, एक थी पेंटावेलेंट, दूसरी थी ट्राइवेलेंट। आप चाहो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मान लो कि अगर मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर पेंटावेलेंट एलिमेंट को ऐड करता हूं, मतलब कि ये इम्प्योरिटी ऐड करता हूं। ये क्यों करते हैं उसके पीछे की वजह हमने देखी थी कि क्यों इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, उसके पीछे की वजह क्या होती है। तो उसके पीछे की वजह ये सिंपल होती है कि भाई हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए, है ना। तो मान लो कि अगर मैं यहाँ पे पेंटावेलेंट किसी आर्सेनिक है या एल्यूमिनियम है या इंडियम है, उसका एक एटॉम यहाँ पे सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर मैं एडजस्ट करता हूं। देखो हमने वहां पे वो भी देखा था कि जब भी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को बिगाड़ती नहीं है ना, वो उसी में एडजस्ट हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे मान लो कि क्रिस्टल लेटाइज यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, वही का वही रहेगा। लेकिन मैंने क्या किया? पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट मतलब कि उसके आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसकी आखिरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने ऐसा एक पेंटावेलेंट एटॉम के जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने यहाँ पे सिलिकॉन या जर्मेनियम कोई भी पकड़ लो, ठीक है। मान लो कि अभी सिलिकॉन बोलते हैं, तो सिलिकॉन के यहाँ पे अंदर बीच में मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसकी वजह से भाई होगा क्या कि इसके पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री नहीं बोलेंगे लेकिन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि यहां पे अपने आसपास जो भी है यहाँ पे एटॉम सिलिकॉन के, उसके साथ वो क्या करेगा?
4 इलेक्ट्रॉन को तो यहां पे पार्टनरशिप में भेज देगा, है ना। तो यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन जो भी है वो वही कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसे घूमते रहेंगे। लेकिन यहां पे इसके पास तो 5 है ना, इसके पास तो 5 है, लेकिन उसने 4 तो यहां पे पार्टनरशिप में भेज दिए, तो बचा एक। अभी ये जो एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम फ्री बोल सकते हैं। इसको जो भी एक बचा है, जो यहाँ पे किसी भी यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर नहीं है, जो भागीदारी के अंदर पार्टनरशिप में नहीं गया है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन जो भी होगा वो अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। और वो इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा कि जिसको आप कम एनर्जी देके, स्पेशली मैं बोलूं तो रूम टेम्परेचर पे भी आप उसको फ्री करवा सकते हो, वो थर्मल एनर्जी गेन करके भी फ्री हो सकता है ना। तो जब भी हम किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर पेंटावेलेंट एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो अब ये जो सेमीकंडक्टर बनेगा, मतलब कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर जो बनेगा, प्योर नहीं होगा, अभी वो इम्प्योर होगा, तो वो सेमीकंडक्टर को हम नाम देंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब भी हम पेंटावेलेंट अशुद्धि को अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं और ये जो प्योर सेमीकंडक्टर था इसको इम्प्योर करते हैं, तो ऐसे केस में उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। अभी क्यों इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है, इसके पीछे की भी वजह है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि क्यों ये करने से हमें क्या मिलता है, मतलब कि यहाँ पे होता क्या है। तो यहाँ पे होता यह है कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन जो भी है, यहाँ के जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे अपने आसपास के जो भी एटम है उसके साथ यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में भागीदारी में चले जाते हैं। लेकिन जो बाकी बचा जो फिफ्थ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही वीकली बाउंड होता है, वो पेरेंट एटम जो भी है इसके साथ वीकली बाउंड होता है, मतलब कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में वो नहीं है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं है तो यहाँ पे वो एक तरह से देखा जाए तो फ्री है, वो बॉन्डिंग में नहीं है तो वो फ्री है। तो वो उसको अगर हमें बाहर निकालना है तो बहुत ही आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो भी है उसको हम आसानी से हम यहाँ पे छोटी सी एनर्जी देके, मतलब कि थर्मल एनर्जी देके भी हम उसको फ्री करवा सकते हैं। वैसे फ्री का फ्री ही है ना, वो उसकी ऑर्बिट में है लेकिन वो फ्री का फ्री ही है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं। छोटी सी एनर्जी देके, मतलब कि इसको अगर बॉन्डिंग में उसको तोड़ के बाहर निकालना है, उसको फ्री करवाना है, तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। तो उसके कंपैरिजन में इसको तो बहुत ही आसान तरीके से हम बाहर निकाल सकते हैं। और वो अगर एनर्जी में बोलूं तो द एनर्जी रिक्वायर्ड इज approximately 0.01 electron volt for germanium and approximately 0.05 electron volt for silicon to separate this electron from the atom, ठीक है। तो ये जो पांचवा नंबर वाला जो फिफ्थ जो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में नहीं है, उसको निकालने के लिए आप देखो कितनी छोटी एनर्जी की जरूरत है, बहुत ही कम एनर्जी की जरूरत है जिसका इस्तेमाल करके वो फ्री हो सकता है ना। तो इसीलिए यहां पे हम ये बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि द पेंटावेलेंट डोपेंट, मैंने बताया था डोपेंट किसको बोलते हैं, है ना। तो पेंटावेलेंट डोपेंट इज डोनेटिंग वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर द कंडक्शन एंड हेंस इट इज नोन एज ए डोनर इंप्योरिटी। मतलब कि एक तरीके से बोला जाए तो जो भी हमारा डोपेंट मटेरियल है, जो यहाँ पे हम अशुद्धि के तौर पे ऐड किए हैं ना, इम्प्योरिटी के तौर पे हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए हैं, वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो वो एक फिफ्थ नंबर वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन के लिए डोनेट कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इसको ना डोनर इंप्योरिटी बोला जाता है, डोनर इंप्योरिटी बोला जाता है। अभी मान लो कि मैंने यहाँ पे आर्सेनिक या एल्यूमिनियम या इंडियम को, मतलब इनमें से किसी भी एक मटेरियल के, मान लो कि मैंने ऐसे अशुद्धि के तौर पे मैंने मान लो 100 यहाँ पे एटम को यहाँ पे स्ट्रक्चर में फिट किया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक 5 है जो अपने उसके सराउंडिंग में 4 है, वैसा यहाँ पे एक 5 होगा जो यहाँ के सराउंडिंग के 4 के साथ ऐड होगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप मान लो कि मैंने ऐसे 100 एटम यहाँ पे इम्प्योर एटम अशुद्धि के तौर पे मैंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो अभी देखा तो मुझे ये पता चला कि ये एलिमेंट एवरी पेंटावेलेंट डोपेंट हमें यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए फ्री कर रहा है, मतलब कि फ्री दे रहा है, डोनेट कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। कंडक्शन के लिए उसने डोनेट कर दिया, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले से यहां पे अगर मैंने बोला कि यहाँ पे 100 ऐसे एटम मैंने पेंटावेलेंट डोपेंट के यूज किए हैं, तो पहले से मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन डोनेटेड है, मतलब कि मेरे पास पहले से 100 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं जो फ्री हो जाएंगे छोटी सी एनर्जी देके। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे मेजोरिटी कौन है, मेजोरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे ना, उससे टोटल नंबर ऑफ होल की जो स्ट्रेंथ है आप कंपेयर करोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ होल्स।
तो इन दी एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें ये समझ में आता है क्योंकि एवरी डोपेंट एटम, पेंटावेलेंट डोपेंट एटम जो अशुद्धि के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वो एवरी एटम यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो पहले से हमारे पास, अगर मेरे पास 1000 ऐसे एटम मैंने यूज किया पेंटावेलेंट डोपेंट के, तो मेरे पास पहले से 1000 ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ होल होंगे। इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये चार्ज कैरियर का मतलब क्या होता है? चार्ज कैरियर का मतलब वो होता है कि ऐसे कैरियर की जिसकी वजह से करंट का फ्लो होता है, जिसके घूमने से यहां पे करंट का फ्लो होता है ना, इसको हम बोलते हैं चार्ज कैरियर्स। तो यहां पे अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो यहां पे दो टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है होल। इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं और होल को हम पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे पहले से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रेंथ टोटल नंबर ऑफ होल से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है? एन टाइप मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ना। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम नेगेटिव मान के चलते हैं, और नेगेटिव को इंग्लिश में अगर हम उसका पहला अल्फाबेट पकड़ते हैं तो कैपिटल एन होता है, इसीलिए उसी के ऊपर से हम इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो अभी इसका राज पता चला क्यों इसको एन टाइप बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे याद कितना रखना है? इतना ही रखना है कि हम क्यों ऐसा मतलब डोपिंग की प्रोसेस करते हैं, क्यों इसको इम्प्योर करते हैं। तो हमें पता है कि हमें इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे किसी पेंटावेलेंट अशुद्धि को ऐड कर दूं, जैसे कि आर्सेनिक है, एल्यूमिनियम है, इंडियम का एटम यहाँ पे बीच में लगा दूं, तो उनके पास क्या होता है कि पेंटावेलेंट मतलब कि 5 फ्री नहीं बोलेंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब भी वो ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में यहाँ पे ऐड होता है, तो उसमें से उसके पास 5 ऐसे आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 4 यहाँ पे भागीदारी में जाएंगे, और जो बचा एक है, वो एक इलेक्ट्रॉन जो भी है वो यहाँ पे बॉन्डिंग में नहीं जुड़ेगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये एटॉम ने, ये जो पेंटावेलेंट डोपेंट है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट कर दिया है ना, कंडक्शन के लिए। तो इसीलिए हम इसको डोनर अशुद्धि भी बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। और देखा तो हमें यह पता चला कि जितने यहाँ पे, ध्यान से सुनना, जितने यहाँ पे पेंटावेलेंट डोपेंट है, उतने यहाँ पे पहले से हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखा तो पता चला कि टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ होल्स। तो इसका मतलब यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर किसका होगा, मतलब किसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा करंट हमें दिखेगा? तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर हियर इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे इसको एन टाइप मटेरियल बोला जाता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे पास एक और टाइप भी निकल के आती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो अशुद्धि दो प्रकार की होती है ना, हमने देखा था पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट। मान लो अब हम ये सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के अंदर ट्राइवेलेंट अशुद्धि को ऐड कर दे, ठीक है, जैसे कि बोरॉन है, एल्यूमिनियम है। तो यहां पे देखो, यहां पे हमने क्या क्या यहां पे ऐड किया था, पेंटावेलेंट के तौर पे आर्सेनिक, एल्यूमिनियम एंड इंडियम को, ठीक है। और यहां पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, देखो ध्यान से, एक सेकंड, यहां पे थोड़ी गलती है, यहां पे गलती है, यहां पे गलती है, सॉरी। यहां पे आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एंटीमनी आएगा, एल्यूमिनियम इंडियम नहीं, इसको मिटा देते हैं, सॉरी, यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। आर्सेनिक, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, जिसको हम शॉर्ट में पीआई बोल देते हैं, और एंटीमनी मतलब कि एसपी। तो ये होंगे पेंटावेलेंट, ये होंगे पेंटावेलेंट, क्योंकि इंडियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन वो जो भी होंगे वो तो ट्राइवेलेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन करना है, आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस एंड एंटीमनी, ठीक है, ये होंगे पेंटावेलेंट, आर्सेनिक, फॉस्फोरस एंड एंटीमनी, ठीक। चलो हाँ, तो अब यहां पे सही है। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था, थोड़ा करेक्शन आपकी नोट्स में भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे, तो अब बात करते हैं ट्राइवेलेंट की। तो यहां पे क्या होता है कि अगर हम यहां पे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के अंदर ऐसे ही ट्राइवेलेंट सच एज एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम, तो अगर मैं ऐसे ट्राइवेलेंट जिनके पास वैलेंसी 3 इलेक्ट्रॉन की है, अगर इनको मैं यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर में बैठा देता हूं, तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। और उसमें से उसने 3 इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ पे भागीदारी में लगा दिया, पार्टनरशिप में, रहा एक चौथा। यहां पे कोई चौथा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब कि पहले से हम ये बोल सकते हैं कि इसके पास पहले से एक होल यहां पे एम्प्टी है, पहले से एम्प्टी स्पेस इसके पास है ना, पहले से यहां पे एम्प्टी स्पेस इसके पास है।
जो वैकेंट सीट है ना। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं कि अपने जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको पहले से यहाँ पे मतलब कि पार्टनरशिप में लगा देते हैं, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन की जो उणप है, यहाँ पे जो खामी है मतलब खोट है, यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि यार इसने क्या किया, पहले से एक एम्प्टी स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर दी है ना, पहले से एक वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट कर दी। इसका मतलब ये होता है कि ये वैकेंसी का इस्तेमाल कोई भी दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड में से कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके कर सकता है ना। इसका मतलब तो यही निकल के आता है। तो इसका मतलब ये है कि पहले से हर एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमें एक एम्प्टी स्पेस दिखेगा, हर एक के मतलब हर एक में नहीं, लेकिन जहां पे हमने ये इम्प्योर एटम यहाँ पे ऐड किया है, ट्राइवेलेंट वाला इम्प्योर एटम यहाँ पे ऐड किया है, वहां पे कोई भी एक कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा होगा कि जिसके अंदर आपको एक एम्प्टी स्पेस नजर आएगी। और एम्प्टी स्पेस की एक टेंडेंसी होती है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब कि अभी प्रोसेस कौन सी स्टार्ट होगी, तो यहां पे प्रोसेस अभी ये होगी कि किसी और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, उसने देखा कि यहाँ पे एक होल खाली है, तो वो क्या करेगा, यही होल इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ये कोवेलेंट बॉन्ड में आ जाएगा। तो अगर ऐसे जैसे इसने जंप किया यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी एम्प्टी स्पेस बन गई। अभी यही एम्प्टी स्पेस को भरने के लिए कोई यहाँ का कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा कि जो इसको जंप करके इसको भर देगा। ठीक है, तो पहले से मतलब कि ये बोल सकते हैं कि ऐसे केस में हमारे पास पर इम्प्योर एटॉम, यहाँ पे पर ट्राइवेलेंट डोपेंट, हमारे पास एक एक एम्प्टी स्पेस यहाँ पे रहेगी, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, अभी इसको क्यों पी टाइप बोलते हैं वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो मान लो कि मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, जिसको बनाने के लिए मान लो कि मैंने 100 यहाँ पे ट्राइवेलेंट एटॉम्स को यहाँ पे यूज किया, 100 ट्राइवेलेंट मेरा डोपेंट जो भी है इसको मैंने यहाँ पे यूज किया। तो इसका मतलब यह है कि पहले से मेरे पास 100 होल यहाँ पे पहले से है ना, 100 वैकेंसी मेरे पास पहले से क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ होल जो भी होंगे, दिस आर ग्रेटर देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे, होल होंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में जाएंगे, है ना। तो पहले से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है। एवरी डोपेंट एलिमेंट, एवरी डोपेंट एटम हमें एक एक होल यहाँ पे दे रहा है। अभी क्योंकि होल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, है ना। तो इसीलिए वो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसीलिए ना इसको एक्सेप्टर इंप्योरिटी भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान पॉइंट है, आप समझ सकते हो। अभी क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है, यहाँ पे हॉल, और हॉल के पास हम कौन सा चार्ज मानते हैं, पॉजिटिव। आइडियली होता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वो एक कोई चार्ज नहीं है, वो एक सिर्फ एम्प्टी स्पेस है, और वो होल कभी मूव नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन ही जंप करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जंपिंग की वजह से हमें उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होल क्रिएट होता जा रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। मतलब कि होल मोशन में है, ऐसा हमें नजर आ रहा है। बाकी होल कभी भी यहाँ पे मोशन में नहीं होता है ना। वो तो जंपिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें होल मोशन में नजर आ रहा है, क्योंकि वो जहां से जंप करता है वहां पे एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाती है। तो हमें अलग तरीके से देखे तो हमें ऐसा लगता है कि होल ने मोशन की, होल यहां से यहां शिफ्ट हुआ, ऐसा लगता है। बाकी ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया तब होल यहां पे क्रिएट हुआ। तो हमें लगता है कि होल यहां से यहां जंप किया, नहीं नहीं नहीं, नहीं, होल कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन देखने के लिए हमें ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो क्योंकि हम मानते हैं कि यहाँ पे ये जो होल होते हैं उनके पास पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उनके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पी टाइप। पी टाइप फॉर पॉजिटिव, है ना। इंग्लिश में इसको पॉजिटिव बोलेंगे, और इसका पहला अल्फाबेट पकड़ लेंगे तो इसको बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसीलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। तो आई होप सो कि अभी आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि क्या एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है। ठीक है, तो एन टाइप पेंटावेलेंट अशुद्धि, आप प्लीज ये करेक्शन कर दीजिएगा, अगर आपने ड्यूरिंग दी वीडियो लिखा है तो इसको करेक्शन कर दीजिएगा। जब भी पेंटावेलेंट अशुद्धि को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले से हर एक पेंटावेलेंट एटॉम हमें एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री दे देता है, क्योंकि उनके पास 5 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी होती है ना। तो उनके पास आखिरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिसमें से 4 भागीदारी में जाते हैं, बचा एक जो कोवेलेंट बॉन्ड में ज्वाइंट नहीं होता है, जिसको अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि वो एटॉम ने क्या किया, इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया कंडक्शन के लिए, जिसको आसानी से हम फ्री करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए हम इसको एन टाइप बोलेंगे। उसी तरीके से अगर मैं ट्राइवेलेंट अशुद्धि को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ, जिसके पास आखिरी ऑर्बिट में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन किसी 3
नजदीक के उसके आसपास के जो भी यहाँ पे हमारे जो सिलिकॉन या जर्मेनियम के एटम होंगे उसके साथ भागीदारी में जुड़ेंगे और बचा एक, तो यहाँ पे बचा जो भी एक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब कि वहां पे बची एक एम्प्टी स्पेस। तो ये एम्प्टी स्पेस यहाँ पे क्रिएटेड रहेगी, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई एवरी डोपेंट एटम हमें यहाँ पे एक एक होल प्रोवाइड कर रहा है ना, एक एक होल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसके पास पहले से मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल है। और होल के पास हमारे पास, हम मानते हैं कि होल के पास एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, तो इसीलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज है ऐसा मान के चलते हैं और पॉजिटिव का पी लेते हैं, तो यहाँ पे इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बात पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो इस तरीके से हम इम्प्योरिटी को ऐड करके यहाँ पे कंडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, कंडक्टिविटी को राइज करने के लिए सेमीकंडक्टर को इम्प्योर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टू टेक्निक। ठीक है, तो या तो हम पी टाइप बना सकते हैं या तो एन टाइप बना सकते हैं। अभी इसका फायदा क्या है, पी टाइप एन टाइप बनाने का फायदा क्या, तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ आएगा, क्योंकि इसी से हम कंपोनेंट डिजाइन करते हैं, है ना। तो पहला सबसे पहला जो भी कंपोनेंट हम स्टडी करेंगे वो होगा पीएन जंक्शन डायोड, लेकिन अभी फिलहाल आज के लेक्चर में वो नहीं देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अभी बेस्ड ऑन दी बैंड थियरी ये पी टाइप और एन टाइप का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, मतलब कि एनर्जी के हिसाब से इनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एनर्जी के हिसाब से देखने जाए तो अभी हमारे पास ना यहाँ पे अब तक थे कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, लेकिन हमारे पास एक और यहाँ पे एनर्जी लेवल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अगर वो डोनर टाइप है, अगर वो डोनर टाइप इंप्योरिटी है, तो ऐसे केस में हमारे पास एक अलग से एक एनर्जी लेवल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम ईडी नाम देंगे, है ना, डोनर एनर्जी लेवल। उसी तरीके से अगर वो एक्सेप्टर टाइप का है तो ऐसे केस में हमारे पास एक और एनर्जी लेवल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम नाम देंगे ईए, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। अभी देखा गया तो ये समझ में आया कि भाई ये जो डोनर एनर्जी लेवल होता है, डोनर एनर्जी लेवल वो कंडक्शन बैंड के बहुत ही नजदीक होता है, वैलेंस से थोड़ा ऊपर है, वैलेंस से काफी ऊपर है, लेकिन कंडक्शन बैंड से बहुत ही नजदीक होता है। इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि भाई जो हमारे पास वो आखिरी वाला जो 5वां नंबर वाला जो इलेक्ट्रॉन बचता है ना, जो कोवेलेंट बॉन्ड में अटैच नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन के पास बहुत जो एनर्जी होती है एक्चुअल में, क्योंकि वो बॉन्ड में कनेक्टेड नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है उसको फ्री करना बहुत ही आसान होता है ना। हमने देखा था कि थर्मल एनर्जी लेके भी वो फ्री हो सकता है। तो वो हम मानेंगे कि डोनर, मतलब कि डोनर एनर्जी जो लेवल है उसके अंदर है, मतलब कि उसके पास जो एनर्जी है वो ये एनर्जी है, मतलब कि उसका हल्की सी इतनी 0.01 इलेक्ट्रॉन एनर्जी भी दोगे तो वो कंडक्शन में चला जाएगा, मतलब कि वो ऑलरेडी पहले से फ्री है ना। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है जो वहां पे एक एक एक्स्ट्रा थे, वो सारे इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे मानेंगे कि उनके पास कौन सी एनर्जी है, ये डोनर एनर्जी है ना, ये डोनर एनर्जी लेवल वाली एनर्जी है, मतलब कि उसको आप हल्की सी एनर्जी दोगे। वो वाले जो कोवेलेंट बॉन्ड में वो सारे यहाँ पे वैलेंस बैंड में है, वो सारे वैलेंस बैंड में है। इसके अलावा जो एक आखिरी बचता है हर पर एटम हमारे पास जो एक एक निकल के आता है ना, तो वो होते हैं जो उनके पास जो एनर्जी होती है वो होते हैं डोनर एनर्जी के लेवल पे, है ना। तो उनको आप हल्की सी एनर्जी भी दोगे तो वो यहाँ पे कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और यहाँ पे कंडक्शन मतलब कि करंट को इनिशिएट कर देंगे। उसी तरीके से हमारे पास अगर एक्सेप्टर टाइप की एनर्जी है, एक्सेप्टर टाइप की इंप्योरिटी है, तो ऐसे केस में ये जो एनर्जी लेवल होता है वो यहाँ पे वैलेंस बैंड के करीब करीब होता है, नजदीक में होता है। इसीलिए हमें क्या लगता है कि भाई यहाँ पे जो, क्योंकि हमें पता है कि वहां पे एक एक होल वहां पे पहले से हमारे पास है, पर एटम वहां पे एक एक होल वहां पे होंगे। तो क्या होता है कि वहीं पे जो भी इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में वही उस लेवल पे, मतलब कि उस होल को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर उसके अपने जहां से गए थे वहां पे एम्प्टी स्पेस को क्रिएट कर देंगे, है ना। तो मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसी लेवल के बीच में ऐसे ट्रांजिट होते रहते हैं, मतलब कि किसी ने यहाँ पे होल क्रिएट किया था, कोई इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, उस होल को क्रिएट किया था, मतलब एब्जॉर्ब हो गया उस होल के अंदर, तो यहाँ पे उसने होल क्रिएट कर दी। फिर वापस देखा तो कोई एक और इलेक्ट्रॉन भी था जहां पे यहाँ पे कुछ एक होल दिखा उसको, तो उसने उसमें जंप करके इसको खाली कर दिया। तो लाइकवाइज दिस आपको यहाँ पे देखोगे तो वैलेंस बैंड के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे एम्प्टी स्पेस नजर आएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि एक तो पर एटम वहां पे पहले से होल क्रिएटेड होता है। ठीक है, तो याद यही रखना है कि यहाँ पे हमारे पास जब भी एनर्जी के हिसाब से अगर देखने जाए तो हमारे पास दो और लेवल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। अगर वो डोनर इंप्योरिटी है तो एक और लेवल इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल।
और अगर वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है तो ऐसे केस में एक और एनर्जी लेवल हमारे पास यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने की बात है ना। ये जो डोनर एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के करीब होता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन जो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं है, वो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन जो भी था 5वें नंबर वाला इलेक्ट्रॉन जो वो कोवेलेंट बॉन्ड में ज्वाइंट नहीं होता है, उसको हल्की सी एनर्जी दो, इतनी एनर्जी दो तो डेफिनेटली वो कंडक्शन कर लेगा। ठीक है, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, फ्री हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जो एम्प्टी स्पेस दिख रहे उसी को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमें ना ज्यादातर वैलेंस बैंड के अंदर यहाँ पे एम्प्टी स्पेस नजर आएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द पी टाइप एंड एन टाइप बेस्ड ऑन द बैंड थियरी। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड फॉर द डायमंड इज 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो पहले से हमने देखा था कि अगर ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर बैंड गैप है तो ऐसे केस में हम इसको इंसुलेटर बोलते हैं। तो इसका डायमंड के केस में तो 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ग्रेटर देन 3 है, मतलब कि डायमंड इज प्योर इंसुलेटर। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं डायमंड में से किसी कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन सिलिकॉन के लिए अगर देखा जाए तो ये 1.1 इलेक्ट्रॉन है वोल्ट है, एंड जर्मेनियम के लिए है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द रिकॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट। देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन, एक ध्यान से सुनना, एक एनर्जी लेवल की ही बात कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। होता क्या है यहां पे कि भाई एक इलेक्ट्रॉन जो यहां पे वैलेंस बैंड में है, ठीक है, यहां पे वो वैलेंस बैंड में है, उसने एनर्जी ग्रैब करी और चला गया कंडक्शन के अंदर। आपको क्या लगता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचा होगा और यहां पे इसने एक होल क्रिएट किया होगा, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में पहुंचा है, क्या वो वहां पे स्टेबल होगा? नहीं, वो उसका स्टेबल स्टेट नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, कहीं से एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली, टेम्परेचर का वेरिएशन आया, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, थर्मल एनर्जी की वजह से वो बाहर निकल गया, लेकिन वो उसका स्टेबल स्टेट नहीं होता है। हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर घूमता है तो वो उसका स्टेबल स्टेट है, तब उसके पास जो टोटल एनर्जी होती है वो ऑर्बिट के एनर्जी के बराबर होती है, तो वो उसके लिए एक्चुअल में स्टेबल स्टेट होता है। ये स्टेबल स्टेट नहीं है, कंडक्शन बैंड में जाना वो स्टेबल स्टेट नहीं है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक ये कंडक्शन बैंड में नहीं रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो ज्यादा देर तक वो यहाँ पे कंडक्शन बैंड में नहीं रह सकता है, बाय रूल वो यहाँ पे नहीं रह सकता है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो थोड़े टाइम तक ठीक है वहां पे रहा, एनर्जी खत्म होने के बाद वापस क्या करेगा, वो यहाँ पे कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप कर लेगा, है ना। तो मतलब कि तब यहाँ पे जो कोई होल होगा तो वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोई किसी दूसरे होल के अंदर रिकंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। हो सकता है कि उसने यहां से ये होल में से वो बाहर निकला था और जब रिकंबाइन हुआ तब किसी दूसरे होल के अंदर हुआ, है ना। तो रिकंबाइन हुआ तो जब रिकंबाइन हुआ तो किसी दूसरे होल के साथ हुआ, ऐसा चलता रहता है। तो कंटिन्यूअसली जब देखा गया तो ये पाया गया कि अकॉर्डिंग टू दी थर्मोडायनेमिक्स लॉ यहां पे ये देखा गया कि यहां पे जितने इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होते हैं ना, मतलब कंडक्शन बैंड में जाते हैं, मतलब कि यहां पे जितने जब भी यहां पे होल क्रिएट होते हैं उसी टाइम पे ये जो रिकॉम्बिनेशन वाली प्रोसेस, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन वहां से यहां पे आके रिकंबाइन भी होते जाएंगे, है ना। मतलब कि यहां पे इनका जो रिकॉम्बिनेशन, क्रिएशन एंड रिकॉम्बिनेशन का जो रेट है ना, यहां पे क्रिएशन एंड रिकॉम्बिनेशन, फॉर्मेशन, क्रिएशन नहीं बोलेंगे लेकिन फॉर्मेशन एंड रिकॉम्बिनेशन का जो रेट होता है वो इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम ऐसा मान के चलते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो रेट जो भी है फॉर्मेशन एंड रिकॉम्बिनेशन का वो इक्वल होता है। मतलब कि जितने यहां पे होल क्रिएट हुए हैं, ठीक है, उतने ही यहां पे होल रिकंबाइन भी होंगे, ऐसा हम मानते हैं, है ना। ऐसा थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम मान के चलते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां पे होल को क्रिएट, मतलब निकल जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं और यहां पे होल क्रिएट कर रहे हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां पे वापस रिकंबाइन भी हो रहे हैं। हो सकता है कि जो निकले हैं वो अभी रिकंबाइन ना हो, अभी वो कंडक्शन बैंड में गए, लेकिन वहां से कोई यहां पे आया और यहां पे रिकंबाइन कर गया। तो ये जो फॉर्मेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ये जो रेट होता है ना, वो रेट यहां पे अकॉर्डिंग टू दी थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन इक्वल होता है। ठीक है, और इसी रिकॉम्बिनेशन रेट को हम सीधा बोलेंगे कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी को हटा दूं तो मैं यहां पे एक कांस्टेंट अज्यूम कर लूंगा और उसी को मैं रिकॉम्बिनेशन रेट के हिसाब से R इज इक्वल टू एन ई इंटू एन एच बोलूंगा, जहां पे ये जो R है इसको हम
रिकॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट। देखा तो ये पता चला कि ये रिकॉम्बिनेशन रेट जो भी है वो सीधा इन दोनों के मल्टीप्लाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ होल के सीधे मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल होता है ना। और यही प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के मैंने एक कांस्टेंट अज्यूम किया जिसको हम नाम देंगे रिकॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट। अगर हम प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो वहां पे हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ होल्स वो सेम होते हैं, है ना। यहाँ पे पी टाइप एंड एन टाइप के जैसा नहीं है। पी टाइप होगा तो उसमें टोटल नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, और अगर एन टाइप है तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे कंपेयर टू होल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्योर इंट्रिंसिक कंडक्टर है, प्योर कंडक्टर है, सॉरी प्योर सेमीकंडक्टर है ना। तो ऐसे केस में उनके लिए जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही टोटल नंबर ऑफ होल्स होंगे, है ना। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni मान लेता हूं, ठीक है, तो इसकी वजह से अगर हम रिकॉम्बिनेशन रेट यहाँ पे देखने जाए तो वो हो जाएगा R इंटू Ni स्क्वायर, क्योंकि Ne एंड NH दोनों की जगह पे मैं यहाँ पे Ni प्लेस कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं प्लेस करता हूं तो मुझे अब प्योर सेमीकंडक्टर के लिए ये रेट कितना मिलेगा? R Ni स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इन थर्मल इक्विलिब्रियम हम ये बोल सकते हैं कि R Ni स्क्वायर इज इक्वल टू R टाइम्स Ne इंटू NH। ये R को छम्मा छम्मा कर दिया जाए तो हमारे पास एक रिलेशन बन के आता है, दैट इज दी Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH, ठीक है। तो ये जो भी है ये हमें याद रखना है ना, कि प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH होता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? ठीक है। तो ये हो गई बात रिकॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट की, ठीक। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल 14.2 पे आगे बढ़ते हैं। हमने अभी देखा कि रिकॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट क्या होता है। अभी आगे बढ़ते हैं एग्जांपल 14.2 पे। चेक कर लेते हैं जरा, रिकॉर्डिंग चालू है ना? ओके, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। तो एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल 14.2। देखो क्या बोला है, सपोज ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 into 10 to the power 28 atoms per meter cube. It is doped by 1 ppm concentration of pentavalent arsenic. Calculate the number of electrons and holes given that Ni is equals to 1.5 into 10 to the power 16 मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर रेज टू -2 पर मीटर क्यूब, ठीक है। ओके, तो अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें एक चीज दी गई है कि यहाँ पे डॉप्ड बाई 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि इसका मतलब क्या निकलता है? 1 पार्ट्स पर मिलियन। 1 पार्ट्स पर मिलियन मतलब कि 1 पार्ट पर मिलियन, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं डेंसिटी अगर देखने जाऊं, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी ड्यू टू एस एटॉम, आर्सेनिक जो भी है इसका एटॉम की वजह से यहाँ पे डेंसिटी देखना, जिसको हम Nd बोलते हैं। तो ये Nd इज इक्वल टू क्या होगा? तो भाई यहाँ पे हमें टोटल कितने क्रिस्टल है? 5 into 10 to the power 28, ठीक है। सिलिकॉन क्रिस्टल के पास क्रिस्टल नहीं, टोटल एटॉम्स कितने हैं? इतने 5 into 10 to the power 28 एटॉम्स यहाँ पे है ना। यहाँ पे इतने एटॉम्स है, ठीक है। और उसमें से हमें यहाँ पे जो भी अशुद्धि यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना, जो भी इंप्योरिटीज हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो किस हिसाब से कर रहे हैं? तो वो 1 पार्ट पर मिलियन मतलब कि 10 to the power 6 से ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी डॉप्ड होगा वो डॉप्ड, यहाँ पे हम डेंसिटी निकालते हैं वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगी, 5 into 10 to the power 28 डिवाइड बाई 10 to the power 6। 1 पार्ट पर मिलियन मतलब 10 to the power 6, है ना। तो ये हो जाएगा 5 into 10 to the power यहाँ पे 22 मीटर रेज टू -3 पर मीटर क्यूब इतने होंगे, है ना। तो पर मीटर क्यूब इतने डोपेंट होंगे ऐसा हम बोल सकते हैं। अल्टीमेटली अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलना जो आपको समझ में आए उस हिसाब से बोलूं तो टोटल नंबर ऑफ डोपेंट कितने होंगे? इतने होंगे। तो हमें इतना पता है कि यहाँ पे जितने टोटल नंबर, क्योंकि पेंटावेलेंट है, यहाँ पे पेंटावेलेंट बोला है, तो पेंटावेलेंट है तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन पर डोपेंट, वो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं तो टोटल नंबर ऑफ डोपेंट कितने आए हमारे पास? 5 into 10 to the power 22 डोपेंट, है ना। तो उसके हिसाब से अगर हम देखने जाए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे यहाँ पे? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भाई जितने डोपेंट है उतने, है ना। तो पर डोपेंट एटॉम हमें एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलता जाएगा। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वो Nd के बराबर होगा, मतलब कि ये 5 into 10 to the power 22 पर मीटर क्यूब होगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से मिल गए। अभी हमें एक रिलेशन पता है, रिलेशन क्या है भाई? Ni स्क्वायर दैट इज इक्वल टू Ne इंटू NH। वैसे इसका कैलकुलेशन ऊपर है ही, सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ वो क्वेश्चन उठाया था, लेकिन फिर भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो Ni की वैल्यू आपको दी गई है, Ni हमें दिया गया 1.5,
इंटू 10⁻16 इंटू 10⁻16, ठीक है, का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एनी हमने निकाल लिया 5 इंटू 10⁻22 इंटू नंबर ऑफ होल्स। मुझे नंबर ऑफ होल्स निकालना है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻16 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻22, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट दिस आंसर दैट इज 4.5 इंटू 10�9 पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इतने टोटल नंबर ऑफ होल्स होंगे, तो इतने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आप देखो इतने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इतने टोटल नंबर ऑफ होल्स होंगे। तो आप खुद ही देख लो कि यहाँ पे, क्योंकि ये कौन सा है, एन टाइप है ना, ये एन टाइप है, तो एन टाइप के अंदर हमें पता है कि एन टाइप के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल नंबर ऑफ होल्स से ज्यादा होते हैं। मेजोरिटी चार्ज के अंदर एन टाइप मतलब कि नेगेटिव है ना, तो एन टाइप मतलब कि यहाँ पे पेंटावैलेंट अशुद्धि की वजह से पहले से हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स है जितने आपको दिख रहे हैं 5 × 10⁻22, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.1, देखो बस यहां पे आपको सीधा ABCD देखना है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि इन एन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एन टाइप सिलिकॉन के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ बस इतना ही आपको पूछा है, ठीक है, आइडेंटिफाई करके दे देना है, ठीक है। चलो देखते हैं पहला स्टेटमेंट देखते हैं। एन टाइप बोला है ना, एन टाइप मतलब कि यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कह रहे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एन टाइप बनता किसकी वजह से, पेंटावैलेंट की वजह से, है ना, और माइनॉरिटी में कौन जाएंगे, होल जाएंगे। पहला सेंटेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर, बात तो सही है। एंड ट्राइवैलेंट एटम्स आर दी डोपेंट, ना यहाँ पे पेंटावैलेंट होते हैं, मतलब कि पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर, है ना। तो सी होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, बात सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी है तो होल्स माइनॉरिटी में होंगे। एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर दी डोपेंट्स, तो बात सही है, ये सी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। डी को भी देख लो, होल्स आर मेजोरिटी चार्ज, नहीं होल्स तो माइनॉरिटी में होते हैं, तो करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। 14.2 देखो, 14.2 मैंने यहाँ पे आगे नहीं लिखा है, लेकिन 14.2 में कौन सा सही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन वापस मैंने दोबारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं किया। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इन द एक्सरसाइज 14.1, मतलब 14.1 के अंदर जो भी है इज ट्रू फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप के लिए कौन सा सही रहेगा, पी टाइप के लिए कौन सा सही रहेगा, तो पी टाइप मतलब कि मेजोरिटी चार्ज के लिए होल होंगे, और वो ट्राइवैलेंट अशुद्धि की वजह से, मतलब कि ट्राइवैलेंट डोपेंट्स वहां पे यूज होंगे। तो देखते जाओ अभी, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी, नहीं, ऑप्शन ए गलत है। बी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, हाँ माइनॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, लेकिन वो पेंटावैलेंट अशुद्धि नहीं होती है, ठीक है, तो बी करेक्ट नहीं होगा। सी होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, नहीं वो तो मेजोरिटी में आते हैं। एंड द डी होल्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर, बात सही है। ट्राइवैलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स, बात सही है, मतलब कि यहां पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा निकल के आएगा, डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 14.2 के लिए यहां पे करेक्ट आंसर निकल के आएगा डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट 14.3 देखिए क्या पूछा गया, क्या बोला गया है, कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच। हमें पता है कार्बन में भी, सिलिकॉन में भी, जर्मेनियम में भी उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड सेपरेटेड बाय द एनर्जी गैप रिस्पेक्टिवली इक्वल टू EgC। EgC जो भी दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच का बैंड गैप दिखा रहा है ना, वो कार्बन के लिए, C का मतलब होता है कार्बन, और G का मतलब, Eg का मतलब होता है एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। जर्मेनियम के लिए तो ये रहा नोटेशन, एंड सिलिकॉन के लिए ये रहा नोटेशन, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, हमें यहाँ पे ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर सही स्टेटमेंट क्या होगा, तो हमें पता है कि सबसे कम गैप किसके लिए होगा, जर्मेनियम, उसके बाद बारी आएगी सिलिकॉन की, और उसके बाद बारी आएगी कार्बन की, क्योंकि कार्बन में सबसे ज्यादा, मैं सबसे कम की बात कर रहा हूं, पहले सबसे कम गैप देखते हैं तो ये, उसके बाद उससे ज्यादा गैप कहां पे नजर आएगा, इसमें, और उससे भी ज्यादा गैप कहां नजर आएगा, इसमें, है ना। और कार्बन तो वैसे भी इंसुलेटर है, क्योंकि उसमें जो गैप है वो सिलिकॉन से बहुत ही बड़ा है, तो उतना गैप कवर करवाना मतलब कि एक्सटर्नल एनर्जी देके वो पॉसिबल नहीं होता है ना। तो इसीलिए अगर मैं देखने जाऊं तो ये ऑर्डर के बीच में एनर्जी गैप के बारे में अगर देखने जाऊं तो सबसे ज्यादा गैप किस में दिखेगा, कार्बन में,
उससे कम दिखेगा सिलिकॉन में और उससे कम दिखेगा जर्मेनियम में। तो ऑर्डर ये होना चाहिए, ग्रेटर देन वाला, मतलब कि करेक्ट आंसर इज, अगर मैं देखूं तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बस यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। आज एक छोटा सा लेक्चर था क्योंकि आपको पता है स्कूल में आना है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।